morning. So today we are going to learn about what is rehabilitation and resettlement based on India and some of the case studies related to it. So first, what is rehabilitation? Rehabilitation is an act of restoring something to its original state, the act of restoring something or someone to a satisfactory state. So basically, what is rehabilitation? Rehabilitation, जब भी हम एक एक्सटेंट हैबिटेट को किसी नए फॉर्म ऑफ हैबिटेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसकी जो पहले की जो पोजीशन है उसको रिस्टोर करते हैं, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। यानी कि उसको खत्म ना करके उसे रिस्टोर करते हैं इन अ न्यू लोकेशन। The state of being restored to its former condition is known as rehabilitation. Like वहाँ पे एक wasteful land या useless land या habitat को एक new useful habitat में convert करते हैं according to suitable conditions. So that is known as rehabilitation. Land Acquisition Act 1894. This is the process of acquiring private land for public purposes after paying a government compensation to affected landowners and their rehabilitation and resettlement. This act was passed in 1894 by the Britishers to ensure that under this act, the private land were owned by the government for the public purposes, and the compensation was given to the affected landowners. मतलब जिनकी लैंड ली जाती थी उनको उनके लैंड के बदले compensation दिया जाता था in the form of payment or in the form of money. So what is the history of Land Acquisition Act? The first act was passed in 1894, created by the British. Then in 1947, when India got independent, जब इंडिया आजाद हुआ, तब भी इंडियंस ने इसी एक्ट को अडॉप्ट किया, इसी को कंटिन्यू किया even after the independence. Then finally in 2013, UPA government replaced this act with the right of fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. In 2013 जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस एक्ट को रिप्लेस किया और इसमें फेयर कंपनसेशन राइट दिए गए पीपल को, मतलब जिनसे लैंड लिया जाता था फॉर गवर्नमेंट पर्पस, उनको एक फेयर कंपनसेशन दिया जाता था। पहले जो 1894 में जो एक्ट था उसमें फेयर कंपनसेशन नहीं दिया जाता था, मतलब जितना लैंड उनका लिया जाता था उसके अकॉर्डिंग उनको पे नहीं किया जाता था। बट लेटर ऑन उनको फेयर कंपनसेशन दिया गया जिससे कि वो सेटिस्फाइड रहे और अपनी लाइफ को वैसे ही जी सके जैसे वो पहले जिए, उनको कोई भी डिसएडवांटेज ना हो, उनका कुछ लॉस ना हो। Objective. What was the objective of Land Acquisition Act? To provide a law which will enable the state to acquire the land of others for public purposes and for companies. मतलब इसका मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्राइवेट लैंड है उनको एक्वायर किया जाए फॉर पब्लिक पर्पसेस। जो पब्लिक पर्पसेस मतलब लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स एक्सेट्रा, ताकि ये सब पब्लिक के काम आ सके और वहाँ पे प्राइवेट लैंड्स में ये सब बनाया जाता था। Second, it also states provision relating to
taking over of profession and payment of compensation whose land is acquired. इसका ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जिसकी लैंड ली जाती थी उसको एक पेमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट जिसकी भी लैंड ली गई है. नेक्स्ट, to ascertain landowners and other affected families have to go through minimal disturbance. और इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जिसकी लैंड ली गई है उसको उसकी लैंड की वजह से उसको कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ज्यादा लॉस ना हो. ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था. Now we'll talk about the drawbacks of Act 1894. What were the drawbacks? The first drawback was low rate of compensation. तो जैसे कि इस एक्ट में जो लैंड लिया जाता था प्राइवेट ओनर से उनको फेयर कंपनसेशन नहीं दिया जाता था. मतलब जितना लैंड उनका लिया जाता था, जितना उसका पेमेंट होता था उतना उनको नहीं दिया जाता था, उनको कम दिया जाता था और जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, जो कि फेयर नहीं था. तो ये इसका एक ड्रॉबैक था. नो सेफगार्ड्स, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी कि आपका लैंड लेने के बाद यू विल बी प्रोवाइडेड अ न्यू लैंड और आपको इतनी सफिशिएंट पेमेंट की जाएगी कि आपको कोई लॉस ना हो. तो सेफ्टी का कोई सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं था, सेफ्टी नहीं दी जाती थी. थर्ड, लैंड कुड बी एक्वायर्ड फोर्सफुली. जो पीपल जहाँ पे जो लैंड लेते थे, मतलब जो गवर्नमेंट लैंड लेती थी, जरूरी नहीं है कि वो उस पर्सन की परमिशन से ही उसका लैंड ले. वो उसको अगर वो मना करते थे लैंड नहीं लेने के लिए तो वो उनसे फोर्सफुली लैंड को ले लेते थे एंड उनको कंपनसेशन भी कम मिलता था. फोर्थ, इफ प्रोजेक्ट डिड नॉट स्टार्ट देन acquired land was secretly sold to private players at high sky rates prices. तो अगर जो लैंड गवर्नमेंट लेती थी, अगर उस पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, अगर वो किसी भी रीजन से स्टार्ट नहीं होता था या फिर उस लैंड पे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता था, तो वो उस लैंड को सीक्रेटली सोल्ड कर देते थे बहुत ही हाई प्राइसेस में. जितने प्राइस पे उन्होंने लिया था उससे कई ज्यादा प्राइसेस पे उसे सोल्ड कर देते थे ताकि उनको प्रॉफिट हो. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट. इसकी वजह से लोगों की जो लैंड जाती थी उसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट होती थी. मतलब जहाँ वो रहते थे उनके पास लैंड नहीं होती थी प्रॉपर, और उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट होती थी वो भी उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चली जाती थी, क्योंकि जब उनके पास प्रॉपर रहने के लिए घर नहीं होगा, लाइवलीहुड नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उनसे छीन ली जाती थी. तो ऑल ओवर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता था जिनसे ये लैंड लिया जाता था. नेक्स्ट वी विल नो व्हाट इज रीसेटलमेंट. अभी हमने रिहैबिलिटेशन पढ़ा था. नाउ रीसेटलमेंट. रीसेटलमेंट क्या होता है? रीसेटलमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल टू अ डिफरेंट प्लेस टू लिव because they are no longer allowed to stay in the area where they used to live. Resettlement का basic meaning ये होता है कि large population transfer, मतलब लाइफ को किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना. बट वही सेम डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी रिहैबिलिटेशन की. बट द पर्पस ऑफ रिहैबिलिटेशन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस. बट जब आप रीसेटलमेंट करते हो तो ये एक फोर्स्ड प्रोसीजर होता है. मतलब वहां पे रहने वाले लोग चाहे या ना चाहे उनको रीलोकेट या वहां से हटाया जाता है. मतलब बेसिकली जो रीसेटलमेंट है वो एक फोर्सेबल प्रोसेस है. अगर लोग ना भी चाहे तो उनको
उस जगह से हट जाना पड़ता है अगर वहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो, ताकि वहाँ पे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज फुलफिल हो सके उस लैंड पे, जिस वजह से लोगों का रीसेटलमेंट होता है। तो जो रिहैबिलिटेशन था वो पीपल की कंसर्न से किया जाता था, ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सब कुछ अच्छा मिलता था उनको, डेवलपमेंट होती थी। बट इन रीसेटलमेंट ऐसा कुछ नहीं था, उनको फोर्सफुली माइग्रेट करवाया जाता है और ये भी इंश्योर नहीं किया जाता था कि उनको उसके बदले अच्छी एम्प्लॉयमेंट या अच्छी कंडीशंस या अच्छी प्लेस मिलेगी रहने के लिए। So it is a forceful migration imposed by the state authorities. People को force किया जाता था that they have to leave their places. Causes of displacement. Now what are the causes of displacement? People किस वजह से displace होते हैं अपनी जगह से? First is displacement due to dams, displacement due to mining, displacement due to national parks. So first, displacement due to dams. Dams, as you all know, dams को construct करने के लिए we need a large area. Like for example, यहाँ पे हमने तहरी डैम का example लिया है. In case of Tehri Dam, which was constructed on the river Bhagirathi, would directly have an immediate impact on 10,000 residents of Tehri town, and the rehabilitation over here has become much more of a burning issue. मतलब जब Tehri Dam build हुआ था तब उस टाइम पे वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा जो रेसिडेंट्स थे जो Tehri टाउन में रहते थे उनको इससे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था, बिकॉज उस टाइम पे उनकी जो लैंड थी वो ले ली गई थी, भले उनकी मर्जी हो या ना हो, उनसे वो ले ली गई थी जस्ट टू बिल्ड द डैम। A review by World Bank shows that an average of 13,000 people are displaced by each new large dam constructed currently. तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक प्रोसेस हमें ये बताता है कि कोई डैम होती है अपनी ओरिजिनल प्लेस से जहाँ पे वो रह रही होती है, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। 40 we will study the timeline of Tehri Dam. First, the re-independent project approved in 1972. ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था 1972 में और कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1978. तो इस डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1978 में. क्लोजर ऑफ लास्ट टू टनल वाज इन दिसंबर 2002 और इसका क्लोजर हुआ था 2002 में. प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन अगस्त 2003 और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में. तो बेसिकली इसमें तेहरी डैम कहाँ था और कैसे बिल्ड हुआ था इसे हम पढ़ेंगे. इट इज अ मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन दी भागीरथी रिवर नियर तेहरी इन उत्तराखंड. तो ये डैम था जो मल्टीपर्पज रॉक, ये बहुत बड़ा डैम बिल्ड हुआ था भागीरथी रिवर के ऊपर नियर तेहरी इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में जो तेहरी रिवर थी उसके ऊपर ये डैम बिल्ड किया गया था. डैम was built with holds a reservoir for irrigation, municipal water supply and generation of 1000 megawatt of hydroelectricity. तो ये डैम जब इस डैम को बिल्ड करने के बाद जो वहाँ का जो इरिगेशन प्रोसेस था वो काफी अच्छा हो गया था. वहाँ पे काफी रिजर्वायर्स बिल्ड किए गए थे. वाटर सप्लाई जनरेशन बहुत अच्छी हो गई थी. 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होती थी. बट इसको बिल्ड करने के लिए जो लैंड पीपल से लिया गया था, जिसकी वजह से
पीपल को वहाँ से डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, वो उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, बट फॉर गवर्नमेंट इट वाज अ एडवांटेज. सो अभी जो ये स्कीम है, दिस इज करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन विद एक्सपेक्टेड कमीशनिंग इन 2022. ये प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा या तब तक कंप्लीट हो. नेक्स्ट इज अपर कृष्णा प्रोजेक्ट. Upper Krishna project consists of construction of 2 dams across the river Krishna. जो रिवर कृष्णा है, जो कि साउथ में बहती है, उसके ऊपर ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है. The foundation stone for the project was laid by the Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri on 22 May 1964. इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने फाउंडेशन स्टोन इसका फिल किया था ऑन 22 May 1964. The project had been designed by the government of Karnataka to irrigate 15,36,000 acre of land in गुलबर्गा. सो जो ये प्रोजेक्ट था, ये डिजाइन लेटर ऑन ये डिजाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने. कर्नाटका की जो गवर्नमेंट थी उसने डिजाइन किया था टू इरिगेट 15,36,000 acre of land, जिससे लार्ज एरिया को इरिगेट किया गया था, जिससे कि वहाँ के पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी फॉर इरिगेशन. मेजर बेनिफिट्स ऑफ अपर कृष्णा प्रोजेक्ट. इसके बेनिफिट्स क्या थे? फर्स्ट, लार्ज एरिया कम्स अंडर इरिगेशन. इसमें लार्ज एरिया का इरिगेशन होता था इस डैम के बिल्ड करने की वजह से, जिसमें इसमें जो पानी जो वाटर इसमें सेव होता था उसकी वजह से. सेकेंड, increase in food grains and cash crops in command area of UKP according 6,000 crores to the country's economy annually. तो इससे जो annually जो country economy को जो वो profit होता था वो 60,000 crores होता था annually. Prosperity and growth in drought prone areas. तो जहाँ जो areas जहाँ पे drought आता था, जो drought prone areas थे वहाँ की भी growth हुई. इसकी वजह से वहाँ उसको भी वो लैंड भी एक अच्छा fertile land में convert हो गया. The project is also intended to provide drinking and several rural centers. इस प्रोजेक्ट का एक ये भी एम था कि इसका एक ये भी इंटेंशन था टू प्रोवाइड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर टू 18 अर्बन एंड सेवरल रूरल सेंटर्स. 18 अर्बन सेंटर्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना. So next is displacement due to mining. As we all know that mining is the extraction of valuable minerals or other geographical materials from the earth. तो माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है. माइनिंग ऑपरेशंस कवर थाउजेंड्स ऑफ लैंड एंड लोकल पीपल आर डिस्प्लेस्ड. जो माइनिंग प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूज होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो रेसिडेंट्स होते हैं, जो पीपल वहाँ रिसाइड करते हैं, उनको वो जगह खाली करनी पड़ती है, वहाँ से जाना पड़ता है. तो इसकी भी एक केस स्टडी है झारिया कोल्ड फील्ड्स झारखंड. तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे माइनिंग होती थी. द मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू अंडरग्राउंड फायर एंड रेसिडेंट्स आर आस्क्ड टू वेकेंट. तो इसमें क्या हुआ था, जहाँ पे माइनिंग हो रही थी वहाँ अंडरग्राउंड फायर हो गया था, मतलब आग लग गई थी, जिसकी वजह से
वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनको वो जगह खाली करनी पड़ी। Till now there is no alternative land and rehabilitation package for them. तो जो लोग इसकी वजह से वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी प्लेस छोड़ी, उनके पास अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं है। उनको अभी भी कहीं और लैंड नहीं दिया गया ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। लेटेस्ट estimate shows that about rupees 18,000 crores will be spent for shifting 0.3 million people, while the cost is exhausting. The fire would be around 18,000 crores. मतलब अभी भी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 18,000 करोड़ स्पेंड किए गए, जिससे कि 0.3 मिलियन पीपल को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड उनसे छीन ली गई और उनके एम्प्लॉयमेंट भी उनसे छीन ली गई। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेशनल पार्क्स। सो डिस्प्लेसमेंट नेशनल पार्क्स भी हम ऐसी जगह पे नेशनल पार्क फिल करने के लिए भी we need a large area. So when a forest area is converted into a national park, it deprives the local dwellers of their ancestral rights as a result of tribal protest by starting destructive activities. तो जो पीपल वहाँ रहते हैं, जिस प्लेस में नेशनल पार्क बिल्ड होने वाला है, बनने वाला है, वहाँ के जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको भी कहा जाता है दैट यू हैव टू लीव दिस प्लेस बिकॉज वहाँ पे नेशनल पार्क बिल्ड करवाने के लिए। तो कई सारे ट्राइबल पीपल्स ने प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट दैट। उनको उनकी वर्क प्लेस, अगर उनकी प्लेस उनसे ली जा रही है तो दे शुड गेट अनदर प्लेस जहाँ वो अपनी लाइफ उसी तरीके से जी सकें। इसके ऊपर भी एक केस स्टडी है विच इज वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस वाज हैपेंड इन केरला। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो ट्राइबल फैमिलीज थी 53,472 ट्राइबल फैमिलीज लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। उसमें से भी सिर्फ 843 फैमिलीज को गेट दी लैंड, उसमें से भी सिर्फ 843 फैमिलीज को लैंड मिली थी और बाकी सारे अभी भी विदाउट लैंड थे, उनके पास रहने के लिए लैंड नहीं थी। दिस लेड टू वायलेंट एनकाउंटर विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, लड़ाई हुई थी। सो जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो पीपल हैं जिनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ रही है, उनको आप इंश्योर करो कि उनको एक न्यू प्लेस दी जाए जहाँ पे वो अपनी लाइफ पहले की जैसी जी सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस शुड बी द मोटिव ऑफ एवरी डिस्प्लेसमेंट। सो जो बाद में जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट आया, वो यही इंश्योर करता था कि जब भी पीपल से उनकी लैंड ली जाएगी फॉर दी गवर्नमेंट पर्पस, तो उनको एक फेयर कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ पहले की जैसे जी सके। थैंक यू।